नमस्कार। मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की 9 बजे की चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि जो मेडिकल एडमिशन होते हैं अर्थात एमबीबीएस और बीडीएस जो दंत चिकित्सक होते हैं उसमें ऑल इंडिया कोटे के अंदर ओबीसी को अर्थात अदर बैकवर्ड क्लास को जो है वो 27% और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है उनको 10% आरक्षण पर मोदी सरकार ने मोहर लगा दी है और ये फैसला इसी सत्र से लागू कर दिया गया है। और एक चीज गौर कीजिएगा, जो एससी एसटी का आरक्षण है वो अलग से बरकरार रहेगा जो पहले से है। इन वर्गों की तरफ से भी मांग की जा रही थी कि भाई ओबीसी को इस सारी चीजों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार ने अपने वादे को पूरा किया। अब बात वही हो गई, बहुत से जो संगठनों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, खासतौर से जो आरक्षित वर्ग के अंदर नहीं आते हैं, जो सवर्ण समाज है, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जो भी लोग हैं, वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, इस बात को लेकर कि भाई अगर आप इस प्रकार मेडिकल के अंदर भी अगर आप इस प्रकार की आरक्षण व्यवस्थाएं लागू करेंगे नीट परीक्षाओं के अंदर, तो फिर तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज है, किसी के स्वास्थ्य से, किसी के जीवन से कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रिया जो आ रही है। चलिए अब उससे आगे एक और आपको जानकारी देता चलूं। आपको मालूम है कि आज दिल्ली के अंदर विधानसभा पर प्रदर्शन किया गया कांग्रेस की तरफ से, महिला कांग्रेस की तरफ से। और महिला कांग्रेस की जो नेता हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की जो नेता हैं अलका लांबा, जो मुझे जानकारी मिली वहां तक ये है कि उनको हिरासत में ले लिया गया। हालांकि राजनीतिक चीजें होती, हिरासत में आने के बाद भी आपको मालूम ही है कि बाद में फिर इनको छोड़ दिया जाता है, आगे ले जाता है। अब ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के दौर चले हुए हैं, जो डीटीसी बस खरीद घोटाले को लेकर भी, हालांकि उसमें जो एलजी की पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दिल्ली प्रदेश की तरफ से भी केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया था, लेकिन जब एलजी की बनाई समिति, उपराज्यपाल द्वारा बनाई समिति ने उसको क्लीन चिट दे दी, उसके बाद वो लोग सब शांत हो गए, चुप हो गए। क्योंकि आजकल आपको मालूम है नए कानून के अनुसार दिल्ली सरकार अर्थ या दिल्ली सरकार का मतलब एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। एक और चीज आ रही है, जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने राकेश अस्थाना, उनकी नियुक्ति के विरुद्ध आज विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित कर दिया गया। कहा जा रहा है कि उनके 4-5 दिन रिटायरमेंट के थे, फिर भी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नजरअंदाज करते हुए और 1 साल का उनको एक्सटेंशन दे दिया। वो कुछ ना कुछ अर्थात जैसा आपको मालूम है कि एलजी के माध्यम से दिल्ली में आगे 15 अगस्त तक के लिए एनएसए लगा दिया गया, तो आदि आदि उसके राजनीतिक मायने बहुत सारे निकाले जा रहे हैं। अब दिल्ली में ध्यान कीजिएगा, एमसीडी के चुनाव भी है 2022 में, वही मार्च के आसपास चुनाव होंगे। तो एक खबर, हाँ, हम और आपको मालूम है, जो हमने पीछे चर्चा की, आपको मालूम है कि आजकल आज ममता बनर्जी और कांग्रेस की मुलाकातों की चर्चा चली हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने की मुहिम के अंदर लगी हुई है इस समय। तो हालांकि ये तो भविष्य बताएगा क्या होता, लेकिन फिर भी, और ये जोड़ तो खाली एक जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनावों को लेकर, 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर, उन्होंने शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से मुलाकातों का दौर जारी है। उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अगले ही वर्ष होने वाले पंजाब के विधानसभा चुनावों के लिए अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का समझौता जो है वो लगभग, मैं समझता हूँ कि पूरा ही हो गया अभी हाल फिलहाल के अनुसार। तो ये राजनीति का दौर। और राजनीति में एक चीज और देखिएगा, अब तक जो कहीं ना कहीं हाशिए पर चले गए, एक समय तो बिल्कुल हाशिए पर चले गए थे, लेकिन फिर मायावती ने 2007 के अंदर सोशल इंजीनियरिंग की, और सोशल इंजीनियरिंग के वजह से ब्राह्मण जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चाओं के वजूद के अंदर आया, राजनीतिक चर्चाओं में। तो उन्होंने, हालांकि उनके 41 एमएलए विधायक जीते थे उत्तर प्रदेश में बाद में, लेकिन कई लोगों को निकाल दिया गया या कुछ लोग चले गए। दद्दन मिश्रा, गुड्डू पंडित एंड अंटू मिश्रा आदि जैसे अनेकों नेता जो ब्राह्मण नेता थे बहुजन समाज पार्टी के अंदर,
अब जब से मायावती ने फिर से सोशल इंजीनियरिंग शुरू की, ब्राह्मण सम्मेलन, हालांकि अब उन्होंने उसका नाम बदलकर क्या नाम है, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर दिया था। अब उसी की देखा देखी समाजवादी पार्टी भी इसी ही मैदान के अंदर कूद गई। वो भी बड़े सारे ब्राह्मणों को, हालांकि साथ साथ निषाद समाज के, पटेल समाज के लोगों को भी वो लोग अपने यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। उन सभी को लेकर एक सम्मेलन वो भी करने जा रहे हैं, शायद बलिया के अंदर 23 अगस्त को होना चाहिए, जो अभी जानकारी आ रही है उसके अनुसार सम्मेलन है। और इसी कड़ी में देखिए आगे चलते चलते वो कहते हैं ना कि एक समय था, बीच में पीछे बिल्कुल फिर हाशिए पर चले गए, लेकिन वो एक गाना था कि वो सुबह कभी तो आएगी, जिस सुबह की खातिर हम सब मर मर कर जीते हैं, और जिस सुबह के अमृत की धुन में जहर के प्याले पीते, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो। और वो सुबह मुझे लग रहा है अब बहुजन समाज पार्टी वो ब्राह्मणों को लुभाने के चक्कर में, समाजवादी पार्टी वो ब्राह्मणों को लुभाने के चक्कर में, हाँ कांग्रेस अभी इस क्षेत्र के अंदर नहीं कूदी है। जहां तक रहा भारतीय जनता पार्टी, वो तो अपना समझे ही हुए ब्राह्मण वोटों या सवर्ण वोटों को, यद्यपि 2018 के बाद से, हालांकि 2019 में भी लोकसभा में अच्छी खासी संख्या में जीती है भारतीय जनता पार्टी। 2018 में जो एक SC/ST कानून को और ज्यादा सख्त किया गया था, उसके बावजूद तो उन्हें पूरा भरोसा है कि कुछ भी कर लीजिए ब्राह्मण नहीं छटकेगा। उसका एक कारण भी है, और कारण ये है कि हिंदू वोट ना टूट जाए, हिंदू वोटों में सेंध ना लगे, इसको लेके एक पूरा का पूरा रोड मैप ऑलरेडी तैयार है, मैं ऐसा समझता हूं। और उसके लिए ब्राह्मण संगठनों के अंदर ब्राह्मण ही घुसे हुए हैं, जो संघीय भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। और अगर कहीं ब्राह्मण एकता की चर्चा होती है या कोई कदम उठाया जाता है उस क्षेत्र के अंदर, या कहीं ब्राह्मण के साथ अन्याय होता है, उस संदर्भ में अगर कहीं पर कदम उठाया जाता, तो वो लोग जो ब्राह्मण संगठनों में घुसे हुए हैं, जो ब्राह्मण लोग, वो हिंदू एकता के नाम पे वही ब्राह्मण वोटों के अंदर सेंध लगा देते हैं। वो ब्राह्मणों का भला नहीं होने देते, उन्हें हिंदू वोटों से मतलब बस। अर्थात हिंदू वोट किनके लिए? एक पार्टी विशेष के लिए, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ब्राह्मण फिर उस लपेटे के अंदर आ जाता है। एक समय जरूर रहा होगा बुद्धिमान, लेकिन आज के समय में कहाँ बुद्धिमत्ता का प्रयोग है, अगर आप लोग इन लोगों के इस तरीके के बहकाए में आ जाते हैं। कहाँ अत्याचार नहीं हो रहा ब्राह्मण के। अभी जो खबर आई है कल की, वो सतना मध्य प्रदेश में आई है कि वहां बागड़ी समाज के लोगों ने जा रहे थे कुछ, अगर किसी से टच हो गई होगी भाई, अब समाज का नाम आ गया, हालांकि सब व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन जो भी, क्योंकि अखबारों में जो छपी है उसके अनुसार उन्होंने वहां पर उसको जला दिया, उसकी बाइक जला दी, और वो उमेश मिश्रा नाम का जो व्यक्ति है उसका देहांत उस जलाने के कारण। हालांकि हत्या का आरोप लगा, और इसी को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ब्राह्मणों के से जो मध्य अत्याचार प्रदेश के बंद अध्यक्ष करो, राजेश भारतीय ब्राह्मण उनके महासभा नेतृत्व जिंदाबाद, में रोहित रोहित पर पांडे, अत्याचार प्रदेश में बंद करो, उमेश मिश्रा के हत्यारों को गिरफ्तार करो, उमेश मिश्रा के हत्यारों को संरक्षण देने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, जीत लड़ाई है। लोग आज के समय में कम से कम आवाज उठाते हैं, लेकिन प्रश्न जो है वो ये है कि हिंदू एकता में या हिंदू वोटों में सेंध ना लग जाए, इसको लेकर ब्राह्मणों को एकत्रित नहीं होने दिया जाता। और अनेकों जो MLA या हारे हुए MLA हो या जीते हुए MLA हो जो ब्राह्मण हैं, और विशेष रूप से कम जो भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से कुछ लोग हैं जो ये सारा का सारा मोर्चा संभाले, और ऐसे ही लोगों को जाति द्रोही कहा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से और जातियों के लोग तो शायद ऐसे लोगों को पहचान लेते हैं, लेकिन आज के समय में स्वयं को बुद्धिमान होने का या कहने का ढिंढोरा पीटने वाला ब्राह्मण समाज उन लोगों को जानबूझकर पहचानने के बावजूद भी आंखें बंद की, सत्य को नहीं पहचान। कोई बात नहीं है। अब इसी कड़ी में मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि अब किसान मोर्चा ने भी, किसान संगठनों ने भी अब ब्राह्मणों को लुभाना शुरू किया है, क्योंकि किसानों ने जो उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव है उसके अंदर उन्होंने ये तो ठान ही रखा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने देना, और उसके लिए उन्हें, बाकी मैं ये नहीं कह रहा खाली ब्राह्मणों को और जातियों को भी
उनके जो नेतागण हैं, कम से कम तथाकथित नेतागण, क्योंकि मुझे इन ब्राह्मणों में कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा। अगर थोड़ा बहुत करता तो वो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा कर लेती, और उसके भी कई फाड़ क्या स्वयंभू अध्यक्ष बनेंगे, कोई मध्य प्रदेश में बन गया, कोई कहीं बन गया, कोई कहीं बन गया। तो अब ये जितने दुनिया भर के नेता, इन नेताओं ने आज तक कोई कार्य किया नहीं है। इनसे एक पंक्ति में पूछ लीजिए कि आप ये बता दीजिए कि क्या किया आपने ब्राह्मण समाज के लिए, इन लोगों के पास जवाब नहीं होगा। अगर कहीं ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बन गया तो कॉपी पेस्ट करके आगे आगे बढ़ा दिया जाता है, उससे ज्यादा। और बुद्धि का प्रयोग नहीं करते उसमें, कि एक संगठन अगर कह रहा है कि भाई हम 10 वर्षों से ये चीज की मांग कर रहे थे, तो आपका संगठन 10 वर्ष पहले था भी या नहीं, वो सिर्फ नाम हटाते हैं दूसरे का करके, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। और फिर वो एक मंच सजा के देर सवेर राजनीतिज्ञों से सौदाबाजी करके उनके चरणों में परोस देते हैं संगठन। ऐसे नक्कालों से भी सावधान रहना चाहिए इन जातिगत संगठनों, और विशेष रूप से मैं कहूँ ब्राह्मण समाज के संगठन। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ऐसे अनेकों संगठन चल रहे हैं। पहचानिए असली को, कौन है, कौन आपके लिए संघर्ष करता है। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड जब इनके स्वप्न में नहीं आता तो फिर किस संगठन में बनाया? जब राधा और कृष्ण के ऊपर अश्लील टिप्पणी की गई तो कौन सा संगठन था वो? अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा वाला कौन सा? तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा लिखकर भी कई लोग नहीं पढ़े। तो कौन सा संगठन था जब रामदेव ने ब्राह्मणों को ठग, पाखंडी और ठग विद्या में माहिर कहा, जो आगे बढ़ा? गौर कीजिए, पहचानना आप लोग। तो सब एक नाम लिखकर चल देते हैं कॉपी, ऐसे 185, ऐसे 185। नहीं करेंगे, हम बताएंगे ना, हमने भी देखा है काम करते हुए, ऐसी बात नहीं। और मध्य प्रदेश में जो कम से कम एक्टिव है, जिनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश दुबे, जिनका मैंने नजदीक से देखा है, इन लोगों परखा है, सावधान रहिएगा ऐसे लोग। इनको जाति द्रोही कहें, इनको नक्काल कहें, ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं राजनीतिज्ञों को, और आप लोगों को, आपकी वफादारी को बेच डालते हैं। तो खैर, अब किसानों को भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ रही है मैदान में उतारने के लिए। अच्छी बात है। हालांकि एक समय में आपको भी ध्यान है, कुछ समय पहले राकेश टिकैत ने कुछ तंज कसा था ब्राह्मणों को, हालांकि बाद में उन्होंने घुमा फिरा के बात को वापस ले लिया, और इसमें कोई दो राय नहीं। मैं फिर कहूंगा, गुर्जर समाज हो, जाट समाज हो, ये लोग आज भी दादा कहकर बात करते हैं। उनके छोटे बच्चों को भी गाँव में चले जाइए, अभी भी बहुत से लोग हैं जो, खैर नई पीढ़ी आ रही है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन अभी भी अगर कोई लोग पुरानी परंपरा को मानते हैं तो वो ब्राह्मणों के सिर की तरफ, सिराना जिसको बोलते हैं, उधर नहीं बैठते। एक सम्मान वाली बात है, इसमें किसी का भेदभाव नहीं, सब एक दूसरे के पूरक है यहाँ। तो खैर चलिए, ये इस प्रकार की कुछ राजनीतिक चर्चाएं थी। देखते हैं भविष्य के अंदर क्या होता है। मुझे याद है एक समय में एक सज्जन और है, वो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बाद काकू कीरारू कुछ लगा देते, और उन्होंने मायावती को समर्थन देने की घोषणा कर दी। टीवी पर क्लिपिंग चली, तो जो असली वाला अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है उनको सफाई देनी पड़ी, क्योंकि लोग सोचते थे कि उन्होंने घोषणा की। और अब फिर वो उसी मुहिम के अंदर है, उसी प्रकार कि भाई अगर आप इनकी मूर्ति लगाएंगे समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट में जागते हुए, क्योंकि आप समझ लीजिए वो आज भी कहाँ है, तो हम इनकी मूर्ति लगाएंगे, फलाना करेंगे, ढेकड़ा करेंगे, इस प्रकार की चीजें। चुनाव के समय याद आ रही है पंडित जी को चीजें? सबसे पहले पिछले 1 वर्ष पहले जब विकास दुबे एनकाउंटर हुआ था, तब उनको याद नहीं आई थी, तब मूर्ति लगाने की याद नहीं आई। कॉपी करेंगे। आज के समय में आपसे किस बात के ब्राह्मण रहेंगे? आप लोग सिर्फ और सिर्फ नकल करते रहेंगे। ब्राह्मण नकल के लिए नहीं जाना चाहता। तो मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, पिछले कुछ समय में दूसरा तीसरा मेरा मौका है कि चैनल पर मुझे ब्राह्मण शब्द कहना पड़ रहा है, लेकिन सत्य को आप लोगों को पहचानना। मेरा यह मानना कि आज भी हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति का व्यक्ति ब्राह्मण के पीछे चलने को तैयार है, बशर्ते ब्राह्मण अपने कर्तव्य को पहचाने। अगर आप सीना ठोक कर ये कहते हैं कि शास्त्र हमने लिखे, ये ग्रंथ हमने लिखे, ये रचनाएं हमने की, तो मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि अगर समाज के अंदर कोई कमी आई, कोई बुराई आई, तो उसकी जिम्मेदारी ब्राह्मण समाज को लेनी है। खैर, इन आधुनिक राजनेताओं, इन ब्राह्मणों, और ये कांग्रेस और बीजेपी और सपा और बसपा के जो ब्राह्मण है ना नेता, इनसे
ब्राह्मण समाज का उद्धार नहीं होने वाला। इनकी वफादारी संसद में या विधानसभा में जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ मायावती, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी और अमित शाह या जेपी नड्डा आदि आदि, इनके प्रति वफादारी रहेगी। सनातन और ब्राह्मण के प्रति इनकी वफादारी नहीं रहेगी। बाकी समाजों को सब अपना अपना वजूद, अपने अपने कल्चर को संभाले, यही खूबसूरती है इस भारत की, सनातन की यही खूबसूरती है। गुर्जर समाज अपना समाज है, क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, ठाकुर, शुद्ध हो, सब अपने अपने समाज, या जिनको दलित कहते हैं, दलित समाज, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सबने समय आने पर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए बलिदान दिया है। किसी की भी बलिदान को भूला नहीं जा सकता। किसी ना किसी रूप में सबने सेवा। भगवान राम ने केवट जी को ऐसे थोड़ी गले लगाया। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए कल फिर एक चर्चा पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे और इस लिंक को, इस कार्यक्रम को फॉरवर्ड करते रहे आगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब के ऊपर, वो लोग मेरा निवेदन के सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब केवल एक बार करना है। कई लोग क्या करते हैं, एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं, दोबारा फिर उसी को टच कर देते तो हट जाता है। जब सब्सक्राइब लिखा गया अर्थात आखिर में डी लिखा गया तो फिर उसको टच ना करें। आप टच कर देंगे वापस सब्सक्राइब हो जाएगा तो हट जाते हैं लोग। और हाँ, हमारे जो दुबई और यूएई के, जो संयुक्त अरब अमीरात के जो हमारे दर्शक हैं, उनका भी नमस्कार इंडिया बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता है और हार्दिक अभिनंदन करता है। बाहर निकले, सावधानी। अभी केरल के अंदर फिर भयंकर तरीके से लौट रहा है कोरोना, इसलिए सावधानी बनाए, मास्क के बिना। और मास्क फिर मैं कहता हूं, ये नाक के ऊपर से नीचे तक इस तरीके से मास्क लगाए। नमस्कार। Thank you.